उत्तर प्रदेश के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कर्नाटका में रेप हो रहा है तो एंजॉय कीजिए। क्या शर्म बची नहीं है क्या आप में? मुझे लगता है कि इस तरह के व्यक्ति को तो तत्काल प्रभाव से जो है सस्पेंड करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी तर्क बचा है, वैसे तो ले देकर कांग्रेस इस देश में कहीं रही नहीं है, थोड़ी बहुत जगहों पर रह गई है, और कुछ दिनों तक ये बहन और भाई दोनों रहे तो पूर्ण आहुति जो है इनकी हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस बात को हम देख सकते हैं कि इस तरह के कॉमेंट्स, चाहे किसी का एक भी एमएलए हो, चाहे किसी का एमएलए भी ना हो, कोई छोटी पार्टी हो जिसका कुछ भी ना हो, लेकिन उसका नेता अगर इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं इस देश में जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर नेता होते हैं, वो एक ग्रुप को, एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की बातें करने वालों का तो इलाज होना ही चाहिए। और मैं कहता हूँ कम से कम जिस देश की 135 साल पुरानी पार्टी की अध्यक्षा इस समय महिला हों, उनकी बेटी एक जगह की प्रभारी हों, और वो इस तरह की बातें करती हों महिला उत्थान की और महिला सशक्तिकरण की, और उनकी पार्टी का इस तरीके से एक विधायक ये कहे, चुप्पी साधनी नहीं चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है, मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये कांग्रेस वालों का चाल चरित्र ऐसा ही है, 100% टंच माल। इन्हीं के तो दिग्विजय सिंह कहते थे ना इस तरह की, और तमाम तरह के ऐसे डायलॉग्स अगर इनके उठाएंगे, मैं पास में नहीं जाना चाहता, लेकिन महिलाओं की इनके यहाँ किस तरह से इज्जत होती है आपने देखी है। सिद्धारमैया को वो देखा होगा आपने, वो साड़ी खींचते हुए एक महिला का किस तरीके से वो दुशासन बने हुए थे। महत्वपूर्ण बात। हाँ। लेकिन सर एक सवाल ये भी तो है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर राजनीति कर रही हैं कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा आने वाले इलेक्शन में, जो विधानसभा में 2022 में, तो वो महिलाओं के लिए तो काम कर रही है ना सर। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अगर काम करना चाहिए तो 40% आपको हर जगह करना चाहिए। मुझे आपको अगर 40% करना है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और पंजाब की सरकार में आपको सबसे पहले 40% महिलाओं को मंत्री बना देना चाहिए। वहाँ तो सरकार है ना आपकी, वहाँ आपको बनने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपको वोट लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आप ऑलरेडी सरकार में हैं। और अगर आप सरकार में हैं तो वहाँ आपको किसी से पूछने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इतनी कमज़ोर महिला नहीं है, राज परिवार की बेटी हैं, जिसको इतना पूजा गया है इस देश में और जिनकी बात मानी जाती है, जिनका 1998 से लेकर 2021 तक एक ही परिवार का अध्यक्ष रहा है, जिनके ऊपर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, जो चाहे कर सकते हैं, तो कर दीजिए ना। 3 राज्यों में आपकी ये सरकार जिस तरह से पूर्ण बहुमत की है, यहाँ पर एक काम कीजिए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कीजिए, 40% महिलाओं को मंत्री बनाइए और देश को बताइए कि ये देखिए जिन राज्यों में हमारी सरकार है उनमें हमने 40% महिलाओं को बना दिया है मंत्री, और अब हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बेटी बहन महिलाएं मानेंगी भी। उनको आप बेवकूफ़ समझते हैं, आप उनको रिश्वत देने का काम करते हैं, आप उनके लिए इस तरह की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आपके विधायक जो है बलात्कारी होने की बात कर रहे हैं और उसको एंजॉय करने की बात कर रहे हैं। ऐसी घिनौनी सोच एक साथ कैसे चल सकती है? या तो आप महिला अधिकारों के साथ हैं या उसके खिलाफ, बीच वाला कुछ नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में आऊँगी तो महिला अधिकारों की बात करूँगी और कर्नाटका पहुँचूंगी तो चुप हो जाऊँगी, चाहे मेरी ही पार्टी में बलात्कार को एंजॉय करने वाले नेता हों। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप महिलाओं के साथ हैं या आप महिलाओं के खिलाफ हैं। और ये बयान और ये तमाम चीज़ें देखकर तो ये लगता है कि जो 40% वाला है ढकोसलाबाजी है, और ये है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के बयानों को अगर आप सीरियसली लेने लगे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी उस दिन इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। अगर इनको सीरियसली लेने लगे, मुझे लगता है सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली नहीं लेना चाहिए सर, लेकिन एक बात तो है ना कि उत्तर प्रदेश में रैली पे रैली, प्रियंका गांधी की बहुत सारी रैलियाँ हो रही हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इस समय एक्टिव भी हैं। वो राज्य गृह मंत्री टेनी का मामला उठा रहे हैं संसद में। उनकी अगर पार्टी की बात करें, वो तो कहते हैं कि मामला भटकाने की बीजेपी कोशिश कर रही है इस मामले को लाके। देखिए, जहाँ तक टेनी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, इस्तीफ़ा होना चाहिए, लेकिन इस्तीफ़ा तो उनका भी होना चाहिए जिनके नानाजी की वजह से देश बट गया और 30 लाख लोगों की जान चली गई। इस्तीफ़ा तो उनका भी होना चाहिए जिनकी दादी ने गौ सेवकों पर खुली गोलियां चलवा दी थी। इस्तीफ़ा तो उनका भी होना चाहिए जिनके पिताजी ने 3,000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया था जिंदा, और कह दिया था गलती होती है तो हो जाती है। इस्तीफ़ा तो उनके बेटे का भी होना चाहिए जिन्होंने कार सेवकों को मरवा दिया था, आज वो हनुमान भक्त बने घूम रहे हैं। ये बताइए, अगर राजनीति में स्वच्छता की बात है और राजनीति में ईमानदारी की बात है तो सारी पार्टियों के लिए ही वो है या लागू, या फिर सिर्फ बीजेपी के लिए है? अगर इस्तीफा होना चाहिए तो अखिलेश यादव का करिए ना। कार सेवकों पर गोली चलाने में इनके पिताजी ने क्या किया था ये देश जानता है, और उन्होंने लगातार इन बातों को जाकर रैलियों में भी कहा है। अगर आपको करना है तो राहुल गांधी का भी इस्तीफा लीजिए, मैं तो कहता हूँ प्रियंका गांधी का भी लीजिए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के ही कहने पर और तमाम चीज़ों पर क्या हुआ था? कमलनाथ को जिस महिला ने पहचान किया था, जो गवाह बनी थी उनके खिलाफ 84 दंगों में, उस महिला पर टाड़ा लगा दिया था इन्होंने। ये ऐसे लोग हैं, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को जिन्होंने सिखों के गले रेते थे, काटे थे, उनके बाल पकड़ के केश पकड़कर उनको खींचा था, उनको जेल जाने में जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, SIT नहीं बनी, जब तक उनके ऊपर वर्डिक्ट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा
कि इन लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने सब कुछ किया और बचाया भी एक लंबे समय तक। और तो और उसके बाद जो एक कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए रंगनाथ मिश्रा, उन्होंने भी इन लोगों को बना दिया और बाद में उस देश में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, बचाने वाले। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कौन लोग हैं जो इनको इतने लंबे समय तक बचा रहे हैं। तो ये देश अच्छी तरीके से जानता है लोगों को मारने वाले, चाहे वो भोपाल गैस कांड हो, चाहे वो आज़ादी के समय की बात हो, चाहे गौ सेवकों की बात हो, चाहे 84 की बात हो, चाहे राम मंदिर की मूवमेंट में कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात हो, चाहे 2013 में मुजफ्फरनगर में बात हो, 2013 में किस तरह से सचिन और गौरव को काटा गया समाजवादी की सरकार में, जब वो अपनी बहन को, उनकी बहन को एक मुस्लिम युवक ने छेड़ दिया और वो बचाने उनको गया या फिर उनसे लड़ने गया तो उनको काट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ 2013 में? उस 2013 के दंगे के बाद किस तरीके से वहाँ जो है टेंटों में लोग रह रहे थे और यही अखिलेश यादव हैं सैफई महोत्सव मना रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद इन्होंने मुआवजा दिया, क्योंकि ये मुआवजा भी एक ही तबके को दे रहे थे। तो मुझे लगता है अगर इस्तीफे की बात आएगी और राजनीतिक स्वच्छता की बात आएगी तो इनके तो सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये किसको बोलेंगे? सर मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। अखिलेश यादव अगर बात करें, इस समय राकेश टिकैत को सपा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि जब आचार संहिता लग जाएगी तब इस पर चर्चा करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कौरव 100 थे तब भी श्री कृष्ण से जीत नहीं पाए थे। 100 क्या 1 लाख और 1 करोड़ भी आ जाए, मैं कहता हूँ राकेश टिकैत मिल जाएं, समाजवादी मिल जाएं, बीएसपी मिल जाए, कांग्रेस मिल जाए, मिले हुए ही हैं। राकेश टिकैत इनका नया न्यूबॉर्न बेबी हैं वो इनके, आपने देखा होगा हर जगह प्रयोग हुए हैं लगातार। एक ज़माने में कन्हैया कुमार का प्रयोग हुआ था, फिर एक ज़माने में हार्दिक पटेल का प्रयोग हुआ था, फिर इस तरीके के तमाम प्रयोग हुए हैं, सब आए। इनमें खुद में इतना जिगर, इतना दम है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आके लड़ सकें। इस वजह से इस तरह की तमाम चीज़ें ये करते हैं। जहाँ तक बात राकेश टिकैत की है, बेशक वो ऑफिशियली समाजवादी पार्टी के साथ ना हो, लेकिन उनके पोस्टर अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव कवर करने जाएंगे तो विपक्षियों ने लगाने अखिलेश यादव के साथ शुरू कर दिए हैं। मतलब कि समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिए हैं अखिलेश यादव के पोस्टर के साथ राकेश टिकैत के पोस्टर लगाने। तो सबको पता है वो किसके उस पर लड़ रहे हैं, सबको पता है वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, सब जानते हैं कि वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी का और विपक्ष का प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जनता पागल नहीं है, जनता अच्छी तरीके से जानती है। शिवपाल जी के साथ भी गठबंधन हो गया ना सर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उनके चाचा भी अब साथ आ गए, तो बीजेपी को कड़ी टक्कर तो देंगे ही ना। देखिए मैं तो एक चीज़ कहूँगा, भगवान विपक्षियों को क्या क्या दिन दिखाता है। पहले गाली देते थे, 2019 में अखिलेश यादव का बयान है कि मैं भगवान में मैं पूजा नहीं करता। आज ही मतलब जब मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो हनुमान मंदिर में है ना। पहले पिताजी को उठाकर फेंक दो मंच से, चाचा के साथ बदतमीजी कर दो, उनको बाहर फेंक दो। आज पता है कि हार निकट है, हारना है ही है, तो सबके जाके पैर छू लो। अरे ऐसे पैर छूने से, फर्जी पैर छूने से सत्ता आती तो मुझे लगता है कि इस देश में कितने लोग तो यूं ही प्रधानमंत्री बन गए होते। जो व्यक्ति अपने पिता के साथ बदतमीजी कर सकता है स्टेज पे खड़े होकर, जो चाचा के साथ बदतमीजी कर सकता है स्टेज पे खड़े होकर, उनको पार्टी से बाहर फेंक सकता है। वो चुनाव के ज़माने में, चुनाव के समय में उनके पैर जोड़कर ले भी आए तो क्या करेगा? वही करेगा जो पहले किया था। 2012 से 17 तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये ऐसे ही करते हैं, ना डेवलपमेंट, ना विकास, ना नौकरी, वो सब चीज़ इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कल ही मैं पीयूष गोयल जी के साथ था तो उन्होंने खुद बताया कि 2014-15 के दौरान मुरादाबाद में ऐसा होता था कि 3 घर हिंदुओं के, 3 घर मुस्लिमों के और 3 घर हिंदुओं के, कुछ इस तरह से रहते थे। बिजली डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया जो बीच में मुस्लिमों के 3 घर हैं उनको बिजली जा रही है इधर और इधर नहीं जा रही। उन्होंने कहा इस बात में मुझे विश्वास नहीं हुआ, हमने एक अलग से थर्ड पार्टी एजेंसी बिठाई और पता कराया कि क्या ये सच है, तो यकीन मानिए ये सच निकला। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट में ओतप्रोत लोग हैं, ये जो आज तिलक लगाकर चल रहे हैं ये टोपीबाजी हैं। ये जालीदार टोपी लगाएंगे और आपको हज हाउस में मिलेंगे। इलेक्शन अगर गलती से जीत गए तो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का हिंदू भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। प्रदेश के 23 करोड़ जनता भी इस बात को अच्छे से समझती है। आप तय कर लीजिए, आपको सैयदुल्ला खान चाहिए, आपको मुख्तार अंसारी चाहिए, आपको अतीक अहमद चाहिए, क्योंकि ये सब बाहर आएंगे। जो आप इनके चाचा आजम खां जेल में हैं उनको बाहर लाने का कयावत की जाएगी। फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुओं को काटा गया था मुजफ्फरनगर में, इस तरीके से काटा जाएगा, फिर उनको मंत्री बनाया जाएगा। आप तय कर लीजिए आपको कौन चाहिए। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन मसला इस बात का है कि चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे एक भी दंगा ना होने की बात हो, चाहे किसी की भी बात उठा लीजिए, ये सरकार हर तरीके से बेहतर है और अखिलेश यादव सरकार में आना चाहते हैं।
हिंदुओं को काटने के लिए अखिलेश यादव सरकार में आना चाहते हैं, राम मंदिर रुकवाने के लिए अखिलेश यादव सरकार में आना चाहते हैं कि अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि पे कार सेवा हुई तो उनको मरवाने के लिए, गोलियां चलवाने के लिए, जैसे उनके पिताजी ने की थी, इतिहास दोहराने के लिए अखिलेश यादव आना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर निकालकर टिकट लड़ाने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आजम खां को बाहर निकालने के लिए आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। अखिलेश यादव आना चाहते हैं कि अगर वो आएंगे तो वो जो जालीदार वाले लोग हैं उनके ही घर में बिजली मिलेगी। अगर आप ये सब चाहते हैं कि हो इस प्रदेश में तो ले आइए उनको। अगर आप चाहते हैं कि 23 करोड़ को सिक्योरिटी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, हिंदू हो या मुस्लिम बराबर बिजली मिले, हिंदू हो या मुस्लिम ज़ीरो दंगा हो, हिंदू हो या मुस्लिम सब बराबर पढ़ें, हिंदू हो या मुस्लिम सबके लिए एम्स बने, हिंदू हो या मुस्लिम सबके लिए एयरपोर्ट बने, तो योगी जी को ले आइए। मुझे लगता है जनता इतनी समझदार है। आपके सवाल पर एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आपने कहा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तो बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि वो अब्बा जान हो, जालीदार टोपी हो, लुंगी वाले गुंडे हो। बीजेपी की तरफ से भी तो ऐसे बयान आ रहे हैं ना, हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो इसमें भी की जा रही है। आप एक चीज़ बताइए, आप अभी पिछले दिनों एक रैली हो रही थी 2017 में, अखिलेश यादव की रैली में किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। वो बोले इसको पकड़ो, यहाँ से पकड़ो इसको, ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी। अगर वो खुल्लम खुल्ला जय श्री राम कहने वाले को बीजेपी का आदमी बताएंगे और अपने आप को जय श्री राम से अलग कहेंगे, तो उनके पिता को अब्बा जान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। 2014 से पहले मुझे एक फ़ोटो दिखाइए आप मुलायम सिंह यादव की जो भगवा कपड़े पहने हुए, एक चैलेंज है आपका, गूगल कर लीजिए अभी आप अपने फ़ोन में, अखिलेश यादव की दिखा दीजिए, चलिए एक नहीं मिलेगी आपको। टोपी वाली 1000 मिलेंगी आपको, 1000 टोपी पहनोगे और पिताजी को अब्बा जान ना कहा जाए तो क्या कहें, पिताजी वाले तो काम ही नहीं किए ना आपने। अब्बा जान मतलब आपने काम ही ऐसे किए हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट करोगे, गोलियां लगवाओगे हिंदुओं पर, कार सेवकों पर, और मुजफ्फरनगर के दंगे में सेलेक्टिवली काम करोगे, एक कम्युनिटी को खास तौर पर जो है बचाओगे, और जो दंगे का आरोपी है उसको चार्टर से बुला के मुख्यमंत्री जी मिलेंगे मुख्यमंत्री के आवास में, तो फिर तो अब्बा जाने कहा जाएगा ना। हम अपीसमेंट कहाँ कर रहे हैं? आप हमें मार भी दें, आप हिंदुओं को काट भी दें और हम बोले भी ना, आप लोगों को मारें, आप अत्याचार करें, आप हिंदू धर्म पे चोट करें, आप मंदिरों पे चोट करें, वो तो यादव हैं, श्री कृष्ण वंश से ही आता है। मैं तो कहता हूँ अगर आप में और किसी पूरी मीडिया में किसी से हिम्मत है तो पूछो कि मंदिर के साथ हैं या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की बात करें, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं ना कि हाँ, यादव होने के नाते और हिंदू होने के नाते कानूनी तौर पर मैं चाहता हूं कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, श्री कृष्ण मंदिर। किसी में हिम्मत हो तो पूछ लो और जवाब दे दें, अगर वो तो मैंने जानी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो 19% हैं वो उन्हीं के नेता हैं। अगर किसी और के नेता होते तो इस प्रदेश में जो आतंक था वो नहीं होता कभी।